अब इनको भी डील करेंगे। इन सब में भी कुछ ना कुछ बातें छुपी हुई हैं। अब जैसे ये हिस्सा है, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक 3 से 4 मार्क्स का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसको भी डील करेंगे, है ना। बट पहले आप इसको डन, वीडियो रोक के दिखा। नेक्स्ट, लिख लिया इतना वीडियो रोक के। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए जो सिलेबस एप्लीकेबल है वही बता रहा हूं। एग्जाम 2025 में कभी भी हो, यूट्यूब पे अगर कोई बच्चे देख रहे हैं 2025 में आपका एग्जाम कभी भी हो, 2026 में कभी भी एग्जाम्स हो, इंक्लूडिंग 2027, वो जो जनवरी अटेम्प्ट होता है ना सर, यहां तक के लिए ये सेम नियम है, आगे का पता नहीं। 2025 में कभी भी एग्जाम हो, 2026 में कभी भी एग्जाम्स हो, जनवरी 27 में एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आपका एग्जाम कभी भी हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो आप या फाइनल लेवल पे हो। जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर इंटर के स्टूडेंट्स हो या फाइनल के स्टूडेंट हो, सीए, सीएमए या सीएस के स्टूडेंट हो, आपको यही करना है जो बता रहा हूं, जो अभी बताया आपके साथ। सेक्शन 28 वर्सेस सेक्शन 22 की सीधी सीधी लड़ाई। 28 में अमेंडमेंट करके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को बाहर फेंक दिया, बोला जाओ वापस हाउस प्रॉपर्टी। तो कौन रह गया उसके पास? कॉमर्शियल वाला रह गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स भी है हमारे पास। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, एसएससी कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। क्या करता है सर? कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल। अच्छा सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? बिल्डर की? हाँ जी, बिल्डर की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात कर रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन किसी का भी आ सकता है, मिस्टर ए का भी आ सकता है, ए लिमिटेड का भी आ सकता है, फॉर्म एलएलपी का भी आ सकता है। क्या कहेगा? वो एक बिल्डर है, एसएससी एक बिल्डर है। क्या करता है? कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टीज का काम करता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टीज का काम करता है। प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल भी हो सकती है और कॉमर्शियल भी हो सकती है। प्रॉपर्टी बना बना के बेचता है। सर, लेटिंग आउट ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट पीछे चला गया, इसको लेटिंग आउट का कॉन्सेप्ट नहीं कहते सर। इसका काम है जमीन खरीदना, जमीन खरीद के उस पर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना और उसको बेचना। ठीक सर, 50 फ्लैट बना दिए इसने, 50 फ्लैट्स और शॉप्स कंस्ट्रक्टेड, कंप्लीटेड, ड्यूरिंग द ईयर एंड अवेलेबल फॉर सेल। ठीक सर, बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, प्रॉपर्टी बेचने का काम करता है। प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल कुछ भी हो सकती है। ड्यूरिंग द ईयर, जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर होगा, ड्यूरिंग द ईयर इसने 50 फ्लैट और दुकानें कंस्ट्रक्ट कंप्लीट कर दी और अवेलेबल फॉर सेल हो गई। सेल भी कर दिया इसमें से सर 42
42 flats shops are sold। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉफिट्स होंगे उसको तुम कहां टैक्स करोगे? ऑब्वियस सी बात है, पीजीबीपी में टैक्सेबल करोगे। अब बच गए 8 रेसिडेंशियल फ्लैट्स और दुकानें। क्या हो गया? केप्ट एज स्टॉक इन ट्रेड, केप्ट एज स्टॉक इन ट्रेड। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? अब इन 8 फ्लैट और दुकानों का क्या ट्रीटमेंट होगा, यही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन 8 दुकानों का, इन 8 फ्लैट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा जो स्टॉक इन ट्रेड में। बोला ठीक है ना सर, स्टॉक इन ट्रेड में तो कोई रेंट थोड़ी आ रहा है और मैं रेंट पर देने का काम थोड़ी कर रहा हूं। सर मैं कोई इस बिजनेस में कहीं भी नहीं है कि मैं प्रॉपर्टीज को रेंट पर देने का काम करता हूं। मैं एक बिल्डर हूं, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड सेल का काम करता हूं, चाहे रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल। सर 50 फ्लैट 50 दुकानें बनाई, 42 फ्लैट दुकानें बेच दी, प्रॉफिट पीजीबीपी में चला गया, बट स्टिल 8 फ्लैट और दुकानें मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड में है। अब इनका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला सर किस बात का ट्रीटमेंट? जब बिकेगा, जब ये 8 फ्लैट बिकेंगे तो पीजीबीपी में टैक्स कर देंगे। सर हाउस प्रॉपर्टी क्या कहता है? हाउस प्रॉपर्टी कहता है एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और नोशनल बेसिस पर हम अगर रेंट नहीं आ रहा है तो एमवीएफआर एसआर देखेंगे। समझ रहे हो क्या होगा? ये बिल्डर को 50 फ्लैट बनाने के बाद 42 तो बेच दिया, 8 इसके पास अभी भी है। 8 क्या है? प्रॉपर्टी। यस, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी। ओनर है, ओनर है। क्या उसके अंदर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे सर। ये 8 प्रॉपर्टी खाली है, स्टॉक इन ट्रेड बोल के रखी हुई है। तो फिर इनकम टैक्स एक्ट बोलता है इस 8 प्रॉपर्टीज की एनुअल वैल्यू को हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करेंगे। बोला सर ये तो गलत हो गया, मैं कोई रेंटल का काम नहीं कर रहा, कोई रेंट नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी बनाया है तो स्टॉक में रहेगा ही, तुरंत तो नहीं बिक जाएगा। सर इतना भी मैं फेमस बिल्डर नहीं हूं कि तुरंत में मेरे सारे फ्लैट्स और दुकानें बिक जाए। 8 फ्लैट मेरे स्टॉक में है, बिक जाएगा साल 2 साल में। अब इसको आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स करोगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 22 के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, प्रॉपर्टी है, ओनर है और इसमें आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे, और इसकी एनुअल वैल्यू भी है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। अगर तुम्हारे पास रेंट नहीं आ रहा है तो भी तो एमवीएफआर है ही, जिसके बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड रेंट निकाल के जीएवी निकाल लेंगे, नोशनल इनकम। अब फंस गया बिल्डर, फंस गया ना बिल्डर। तो बिल्डर ने अप्रोच किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की, बोली ऐसे केसेस में 2 साल तक हम इसको टैक्स नहीं करेंगे। 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। इस 8 फ्लैट को तुम अगले 2 सालों तक बेच दो कभी भी। सर ट्रीटमेंट ईयर 1, ईयर 1 जिस ईयर में तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, ईयर 1 8 फ्लैट और शॉप्स रेडी हुए थे और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, और या फिर कह सकते हो सर्टिफिकेट मिल गया था, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है अथॉरिटी से कि इट इज रेडी एंड नाउ अवेलेबल फॉर सेल। सर 8 फ्लैट, देखो 50 फ्लैट में तुम्हें सर्टिफिकेट मिला था रेडी का, 42 तो तुम बेच दिए, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। हम 8 फ्लैट और दुकानों का ट्रीटमेंट देख रहे हैं। सर क्या ये फ्लैट रेडी है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, अथॉरिटी से सर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गया, रेडी फॉर सेल का? हाँ रेडी फॉर सेल का, बट बिक नहीं रहे हैं सर, बिक नहीं रहे हैं सर। तो जिस ईयर में ये कंप्लीट हुआ है, बिके नहीं है, उस ईयर में एनुअल वैल्यू नील ले लेंगे, एनुअल वैल्यू नील लेंगे, टैक्स नहीं करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी हेड कहता है टैक्स करो,
हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या कहता है, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल, इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग टू अर्न इनकम। तो 8 फ्लैट को टैक्स करेंगे तो बिल्डर तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम आपके लिए लॉ में लिख देते हैं कि ऐसे केसेस में अगर तुम बिल्डर हो, प्रॉपर्टी बना बना के बेचते हो और कुछ फ्लैट्स तुम्हारे दुकानें नहीं बिकी हैं, तो तुम उसकी एनुअल वैल्यू नील ले लो। ध्यान रहे, रेंट पर मत देना उसको। क्या तुमने ये फ्लैट रेंट पर दिए हैं? कीप्ट एज ए स्टॉक इन ट्रेड, यस। क्या कोई रेंट अर्न किए हो? नो रेंट इज अर्न, नो रेंट इज अर्न। होता है ना कि जब तक नहीं बिका है तब तक फ्लैट को रेंट पर दे देता हूं, जब तक नहीं बिके तब तक फ्लैट को रेंट पर दे देता हूं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं किया है। ठीक, अब ईयर 2 में, ईयर 2 में भी तुमको एनुअल वैल्यू नील मिल जाएगी। नहीं बिका सर ईयर 2 में भी, सर ईयर 3 में भी नहीं बिका, कोई बात नहीं, एनुअल वैल्यू नील मिल जाएगी। 2 years from the end of the 2 years from the end of previous year in which construction is completed। पर ध्यान रखना, उन 8 फ्लैट से तुम कोई कमाई नहीं कर रहे हो, ठीक। बट ईयर 4 में, ईयर 4 में जो भी फ्लैट्स बचेंगे तुम्हारी एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कब तक? जब तक ये फ्लैट तुम बेच ना दो तब तक। सर 8 में से 8 फ्लैट मेरे स्टॉक में रह गए, तो स्टॉक में रह गए तो उस पर कोई टैक्स देना है क्या? नहीं देना है, नहीं। ये सारी बातें सेक्शन 23 में लिखी हुई है, जहां पर हम लोग बोलते हैं एनुअल वैल्यू डिटर्मिनेशन का काम करते हैं। उसके अंदर ही अमेंडमेंट करके लिखा हुआ है कि अगर तुम बिल्डर हो और तुम्हारे कुछ दुकानें कॉमर्शियल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज नहीं बिक रही हैं, तो जिस ईयर में कंप्लीट किए हो उस ईयर में कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट ईयर, ईयर 2 में तुमने 3 सोल्ड कर दिए, 3 जो सोल्ड किए उससे रिलेटेड प्रॉफिट पीजीवीपी में चली गई, बचे कितने? 5 पर एनुअल वैल्यू नील। फिर उसके अगले साल तुमने 2 बेच दिए, 2 बेच दिए, तो जो बेचे उससे जो प्रॉफिट आएगा पीजीवीपी, और अब कितने बचे? 5 में से 2 बेच दिए तो 3 बचे, सर 3 की वैल्यू नील। अब अगले साल में जो रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज, रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज उससे आपको एमवी, एफआर, एसआर की हेल्प से क्या निकालना होगा? एएलवी। रेंट तो आ नहीं रहा, उसी को आप क्या लेंगे? जीएवी। और अकॉर्डिंगली एचपी हेड में जाके टैक्स करेंगे 24A का डिडक्शन लेने के बाद। एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। जो अभी भी तुम्हारे पास 3 प्रॉपर्टी बची हुई है, जिसका कंस्ट्रक्शन 3 साल पहले कंप्लीट हो गया था, जो तुम नहीं बेच पा रहे हो, 3 रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज जो स्टॉक इन ट्रेड में है, केप्ट एज स्टॉक इन ट्रेड, आप उसको नोशनल बेसिस पे टैक्स करें, नोशनल बेसिस पे टैक्स करेंगे। खराब लग रहा होगा थोड़ा, आपको खराब लग रहा होगा लॉजिकली, लेकिन नियम यही। बिल्डर जनरली जब कंस्ट्रक्शन का काम करता है ना, रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल, तो कंप्लीट होने से पहले पहले वो अपनी इन्वेंट्री बेच देता है। प्रैक्टिकली लाइफ में यही होता है कि बिल्डर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते होते वो अपनी सारे फ्लोर की सारी प्रॉपर्टीज बेच चुका होता है। बहुत कम ही प्रॉपर्टीज हैं जो रहती हैं, रह भी गई तो वो उसको ऑफर निकाल के सर 3 साल बहुत होते हैं। तुम ही मान लो बिल्डर हो, तुमने कोई प्रॉपर्टी डेवलप की है, रेसिडेंशियल हाउस की और कमर्शियल दुकानों की, तो तुम क्या उसको रखना चाहोगे 3-4 सालों तक? रखना चाहोगे तो फिर ईयर 4 से रिमेनिंग प्रॉपर्टीज पे टैक्स देना। सर कितनी बनाई थी? 50 में 42 बिक गई, 8 बची, तो पहला साल में उन 8 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एनुअल वैल्यू नहीं लेगी। फिर अगले साल
8 में से तुमने 3 सोल्ड कर दी, तो सर 8 माइनस 3, 3 सोल्ड कर दी, बची 5, 5 की एनुअल वैल्यू नहीं लेंगे, कोई टैक्स नहीं देंगे। अगले साल 5 में से 2 बिक गई, 5 में से 2 बिक गई, 3, सर उस 3 पे भी कोई टैक्स नहीं देना, एनुअल वैल्यू नहीं लेंगे। अब अगले साल वो 3 प्रॉपर्टीज बची हुई, तो तुम्हारा जो एक तरह से रिलीफ था, रिलीफ कहां तक का था सर? रिलीफ कहां तक का था? 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, वो फिनिश हो गया। ईयर 1 माफ, उसके बाद 2 साल और माफ कर दिए। अब जो पुरानी प्रॉपर्टीज अभी भी बची हुई है, हाँ सर 3 बची हुई है, 3 पर तुमको अब टैक्स देते रहना होगा। कब तक? जब तक ये बिक ना जाए। और किस हेड में लेके जाओगे? पीजीबीपी हेड में? नहीं सर, पीजीबीपी में क्यों लेके जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी में लेके आएंगे। क्यों? बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट कहां कर रहे हो जो पीजीबीपी में जाएंगे? सर मैं तो स्टॉक इन ट्रेड में। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि स्टॉक इन ट्रेड वाली प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाती है? हाँ, लेकिन 2 साल तक नहीं है। तो अगर तुम सोचोगे कि कोई प्रॉपर्टी तुम स्टॉक इन ट्रेड बोल के बच जाओगे, तो कब तक बचोगे तुम? जिस ईयर में खरीदे हो या बनाए हो, और उसके 2 साल और बचोगे। उसके आगे तुमको उस पर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स देना होगा। कैसे सर? एमवी, एफआर, एसआर, एएलवी निकलेगा, एएलवी से फिर आपका जीएवी निकलेगा, जीएवी के बाद 24A का डिडक्शन लोगे 30% का, और फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसको क्या करोगे? टैक्स। ये पूरी कहानी है। और ध्यान रहे, कोई भी रेंटल इनकम इस 8 फ्लैट से या 5 फ्लैट से या 3 फ्लैट से नहीं आ रहे हैं। आपको कोई रेंटल इनकम नहीं आ रही? नहीं सर, नो रेंटल इनकम। बोला सर अगर रेंटल इनकम अर्न करेंगे तो? प्रॉपर्टी बना दी, बिक नहीं रही है, तो सोचा रेंट पर लगा दो। तो जब रेंट पर लगाओगे तो हाउस प्रॉपर्टी हेड तो ऐसे ही टैक्सेबल कर देगा उसको। रेंट नहीं आ रहा है तो ईयर 1 में बचोगे, ईयर 2 में बचोगे, ईयर 3 में बचोगे, पकड़े जाओगे ईयर 4 में। इवन इफ देयर इज नो रेंट, इवन इफ देयर इज नो रेंट। रेंट है तब तो हम कंपेयर करेंगे ना, रेंट वर्सेस एएलवी, व्हिचएवर इज हायर। रेंट नहीं है तब भी टैक्स करेंगे। और तुम क्या बोल रहे हो? सर ये तो मैं बेचने के लिए रखा हुआ। बेचने के लिए रखोगे तब भी तुमको इसकी एनुअल वैल्यू निकाल के टैक्स करना होगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में। थोड़ा तुमको गलत लग रहा होगा, नियम यही। सर गलत तो रेसिडेंशियल स्टेटस में भी लगा ना, आरओआर है तो पूरे वर्ल्ड की और मंगल ग्रह की भी इनकम को इंडिया में टैक्स देना। गलत तो वहां भी था कि एक बार गलती से तुम आरओआर हो गए तो पूरे वर्ल्ड इंक्लूडिंग मंगल, बुध ग्रह, कल को तुम 3rd प्लैनेट पे हो, अर्थ के अलावा दूसरे प्लैनेट पे, तो उसकी इनकम को भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो कुछ बातें गलत है, लेकिन तुमको एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, यहां लॉ अप्लाई करना होगा। दिल क्या कहता है इस तरीके से, सर मेरा दिल कह रहा था कि इसको टैक्सेबल कर दो, इसीलिए हम टैक्स करके आ गए। ऐसे एग्जाम पास नहीं करोगे आप। तो सर बातों ही बातों में हमने ये रीड किया ही नहीं और डिस्कस भी कर दिया। डिस्कस्ड इन क्लास, डिस्कस्ड इन क्लास विथ एग्जाम्पल। आप पेज नंबर कोट कर दो जहां लिखे थे। क्या कहता है? नो नोशनल इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड। सेक्शन 23 के अंदर ही बोला गया 2 साल तक आपको वैल्यू नहीं लेनी। कब तक? 2 साल तक। 2 साल कहां से लेंगे? द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। 2 साल फ्रॉम द end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority। प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल भी हो सकती है और प्रॉपर्टी कॉमर्शियल। एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी if where it is held by the SEC as a stock in trade of a business। पहले तो बोला एनुअल वैल्यू को टैक्स करो। सर तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज हैं? हाँ है। बेचने के लिए रखी है? हाँ सर एज ए स्टॉक रखी हुई है, तो भी उसकी एनुअल वैल्यू को टैक्स करना होगा, चाहे प्रॉपर्टी कॉमर्शियल हो। ध्यान रखना, ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ये कॉमर्शियल भी हो सकती है और रेसिडेंशियल भी हो सकती है। पहले तो बोला टैक्स करो, फिर ख्याल आया बिल्डर का।
तो फिर गवर्नमेंट ने हाउएवर अमेंडमेंट करके क्या बोला इसको कि अरे अरे सुनो सुनो सुनो, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है और उसके बाद 2 साल और, तब तुम उसकी एनुअल वैल्यू नील ले लो, तीसरे साल से नहीं छोड़ो। और ये सारे काम कब होंगे? इवन इफ देयर इज नो रेंट। तुम एक डेवलपर हो, कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, प्रॉपर्टी बन गई है, तैयार हो गई है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, बिका नहीं है। बिका नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड वाली प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू निकालेंगे और हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करेंगे, बट 2 साल छोड़ के। कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। करवा दिया, पेज नंबर कोट कर दो। डन। वीडियो रोक के लिखा। अब अगले छोटे छोटे पॉइंट और है हमारे पास। लिख लिया ना वीडियो रोक के? कोई दिक्कत तो नहीं? पेज नंबर की मार्किंग कर ली? प्लीज इसको जहां भी लिखोगे पेज नंबर की मार्किंग कर ले। बुक का पेज नंबर कॉपी पे, कॉपी का पेज नंबर बुक पे। एग्जाम नाइट में ये देखने का कॉन्सेप्ट है। एसएससी एग्जाम में कोई भी हो सकता है, ए लिमिटेड फर्म, एलएलपी, कोई भी। क्या करता है सर? डेवलपर है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सेल ऑफ प्रॉपर्टीज का काम करता है। बिल्डर है सर, डेवलपर है। क्या बना रहा है? कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, कुछ भी बना। क्या बनाया सर? 50 फ्लैट बना दिया, 42 बेच दिया। बेचने से जब जब जो जो प्रॉफिट आएगी पीजीबीपी में टैक्स करना। स्टॉक जो बच गया, जिस साल बनाया है उस साल नील, उसके बाद आगे के 2 साल तक नील, बट फिर और बचा रह गया उसमें प्रॉपर्टी, तो एमवीएफआर एसआर देखो, एलवी देखो, जीएवी निकालो, 24A का डिडक्शन लेके बैलेंस सबको टैक्स कर दो। कहा? हाउस प्रॉपर्टी हेड। पीजीबीपी में नहीं जाना, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स करना है, नोशनल बेसिस पे। इवन इफ देयर इज नो रेंट, हमारे पास एमवीएफआर एसआर होता है, एलवी जीएवी निकालने के लिए, उससे निकल जाए। ठीक, अच्छे से लिखो। ये तो लिख चुके थे ऊपर वाला हिस्सा। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट। इसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, बता रहा हूं। वीडियो रोक के लिख लिया? कुछ नहीं छूट रहा? डन। डन। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर, बता, फिर आगे चले। सर सेम कॉन्सेप्ट में, सेम जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है बिल्डर का, बिल्डर ने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की, बिल्डर ने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी जो हम लोग डिस्कस की स्टॉक इन ट्रेड वाली बात, उसमें हम लोगों ने लेट आउट वाली बात डिस्कस नहीं की है ना, तो अब लेट आउट वाली बात में डिस्कस कर लेते हैं। एक अभी जो डिस्कस किया वो क्या था कि आपने किराए पर ये जो 8 फ्लैट या दुकानें आपकी बची हैं स्टॉक में, इसको आपने न तो ईयर 1 में, न ईयर 2 में, न ईयर 3 में किराए पर नहीं दिया है, और न ईयर 4 में दिया है। तो जब किराए पर नहीं दिया है तो आप ईयर 1, जिस ईयर में वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, ईयर 2, ईयर 3, वहां कोई टैक्स नहीं देंगे। ईयर 4 में आपको टैक्स देना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, इवन इफ आपको कोई किराया नहीं आया। अब आपको इसी के एक्सटेंशन में एक बात का और ध्यान रखना है कि बिल्डर ने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, वही 50 हाउस, 50 हाउस में से 42 सोल्ड इन फर्स्ट ईयर, इन फर्स्ट ईयर। अब स्टॉक में कितना बचा? 8 हाउस। कॉमर्शियल रेसिडेंशियल कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसलिए एक साथ बता रहा हूं। सर बिल्डर है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, कितना? 50 हाउस। प्लीज ध्यान रखना, बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होता है, तब हम देखते हैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और कॉमर्शियल पीजीबीपी में जाएगा। बट यहां पर बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी नहीं कर रहा है,
आपने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करके उसको बेचना है। तो सर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करके जो बेचना है उसमें अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, चौथे साल, पहला साल छोड़ देंगे जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, दूसरे साल छोड़ देंगे, तीसरे साल छोड़ देंगे, चौथे साल प्लीज ध्यान रखिएगा ये कॉमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी कॉमर्शियल भी हो सकती है और रेसिडेंशियल भी हो सकती है। ठीक, स्टॉक इन ट्रेड वाली प्रॉपर्टी कॉमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, मैं ईयर 1 जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन हुआ है कंप्लीट उस ईयर छोड़ दूंगा, दूसरे तीसरे साल भी छोड़ दूंगा, तो चौथा साल होगा उसको मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेके जाऊंगा, पीजीबीपी में नहीं। लिख लो, इवन इफ हाउस प्रॉपर्टी हेड ही रहेगा, इवन इफ प्रॉपर्टी इज कॉमर्शियल, चाहो तो जाके पीछे लिख लो ईयर 4 पे। सर रेंट नहीं आ रहा फिर भी टैक्सेबल करेंगे, हाँ। और सर दुकान हो या रेसिडेंस हो, कॉमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, आप इसको एचपी हेड में ही टैक्सेबल करो। डन, वीडियो रोक के लिख लिए। अब इसी के एक्सटेंशन में एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं कि सर अगर बिल्डर ने जो स्टॉक इन ट्रेड वाली प्रॉपर्टी उससे रेंट कमाया तो उसके लिए एग्जांपल, बिल्डर ने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लिया 50 घर, 50 में से 42 बेच दिए फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर मतलब ईयर ऑफ कंप्लीशन में, ईयर ऑफ कंप्लीशन में स्टॉक बचा 8 घर, तो 8 घर पे एनुअल वैल्यू आपने ले लिया निल, कोई टैक्स नहीं देना है इस 8 घर पे, पहले साल जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट ईयर पहुंच जाओ, नेक्स्ट ईयर में जो तुम्हारे पास 8 घर थे एज ए स्टॉक इन ट्रेड, एज स्टॉक इन ट्रेड, उसको तुमने विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून क्या किया, रेंट पर लगा, रेंटेड आउट टू टेनेंट। सर रेंट पर नहीं देते तो ईयर 2 आंसर नील, ईयर 3 आंसर नील। अभी पढ़े सर, अभी क्या पढ़े कि आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पर नहीं दे रहे हैं, अगर रेंट पर नहीं दे रहे हैं तो ईयर 1 नील, ईयर 2 नील, ईयर 3 नील, और रेंट पे नहीं दे रहे हैं तब भी मैं ईयर 4 से इसको टैक्स करूंगा। डन, ये एग्जांपल फिनिश। अब इसी की कंटिन्यूटी में आप अगेन बिल्डर है, कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, फॉर्म हो, कंपनी हो, एग्जाम में किसी भी चीज का क्वेश्चन हो सकता है। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर ली, 50 घर कंस्ट्रक्ट कर लिए, 42 बेच दिए। सर 42 जो बेचे उसमें पीजीबीपी इनकम लगा दो। वो जो 42 फ्लैट बेचे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बेचने से जो पैसा आया है और बेचने के जो खर्चे हैं वो सब प्लस माइनस करके जो भी इनकम बचेगी पीजीबीपी में टैक्स कर दो। बचे 8 घर, 8 घर पे कोई रेंट नहीं आ रहा है, कोई रेंट नहीं आ रहा है, तो एनुअल वैल्यू नील लो क्योंकि ये स्टॉक इन ट्रेड वाला घर है। लेकिन नेक्स्ट ईयर में 2 साल तक आंसर नहीं लेते लेकिन कोई रेंट नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट ईयर में तुमने 8 घर को जो एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखे थे उनको तुमने 1 जून से रेंटेड आउट कर दिया टू टेनेंट। अब प्लीज ध्यान रखना, ये जो रेंट होगा इस रेंट को आप कंपेयर करोगे किससे, एएलवी से, फिर जीएवी निकालोगे और फिर आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल के उसको टैक्स करोगे। उसके लिए आप 24A का बेनिफिट भी लोगे। ठीक, आपको इसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करना होगा। प्रॉपर्टी यहां पर चाहे रेसिडेंशियल हो और चाहे कॉमर्शियल हो, पीजीबीपी में नहीं जाएंगे। सर पीजीबीपी में कब जाते हैं, जब तुम बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी करते हो। हम ये बिजनेस नहीं कर रहे लेटिंग आउट का, हम तो बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी बना बना के बेचते हैं, बना बना के बेचते हैं, उसमें कुछ स्टॉक रह गया, अब स्टॉक नहीं बिक रहा है तो क्या किया सर, रेंट पर लगा दिया। कब से, 1 जून से लगा। तो जब 1 जून से आप रेंट पर लगाओगे तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज एग्जाम के लिए ध्यान रखना, जो अप्रैल का महीना होगा, अप्रैल मंथ, और जो मई का महीना होगा, मई मंथ, उसमें तो तुमने रेंट पर नहीं लगाया था, उसमें तो तुमने रेंट पर नहीं लगाया था, वो अभी भी तुम्हारी स्टॉक इन ट्रेड थी।
पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर तुम्हें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तुमको एनुअल वैल्यू क्या लेनी है, निल लेनी है। इस पर कोई भी टैक्स तुमको नहीं देना है 2 महीने की, अप्रैल और मई। सर तुमने फर्स्ट ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, 8 फ्लैट 8 दुकानें बच गई जिसपे कोई रेंट नहीं आया, तुम्हारा एनुअल वैल्यू निल, कोई टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट ईयर में आंसर निल होता लेकिन तुम रेंट पर नहीं देते तो आंसर निल होता, लेकिन तुमने क्या किया, 8 जो घर बचे थे उसको 1 जून से रेंट पर लगा दिया, तो फिर जो अप्रैल और मई महीना है उसमें आंसर तुम्हारा निल हो जाएगा, पार्ट ऑफ द मंथ, पार्ट ऑफ द ईयर। प्लीज ध्यान रखना ये निल हो जाएगा। अब बचे तुम्हारे 10 महीने। सर तुम 10 महीने का रेंट और 10 महीने की एएलबी 12 महीने की नहीं लोगे। सर आपने तो बोला था एएलबी जनरली 12 महीने की लेते हैं, रेंट जनरली 12 महीने की लेते हैं, बोला था ना। हम एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल रेटिंग वैल्यू, पहली क्लास दूसरी क्लास क्या बोला था, जनरली हम 12 महीने का रेंट लेंगे, 12 महीने की एएलबी लेंगे, 12 महीने का म्युनिसिपल वैल्यू, 12 महीने का फेयर रेंट, 12 महीने का स्टैंडर्ड रेंट, उसके बेसिस पर एएलबी निकालेंगे, फिर उसको रेंट से कंपेयर करेंगे। 12 महीने से कम कब करेंगे, जब प्रॉपर्टी तुमने बेच दी हो, जब प्रॉपर्टी तुमने लेट से खरीदी हो। तो ये एक तरह से लेट ही हुआ है। क्या तुमको रेंट 1 अप्रैल पर नहीं लगा के 1 जून से लगा, तो जो अप्रैल और मई महीना उसका क्या करेंगे। सर उसके लिए सेक्शन 23(5) में ही वर्डिंग्स है, पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए एनुअल वैल्यू निल लेंगे। मैं अपने मन से नहीं बता रहा, मैं अपने मन से नहीं बता रहा सर, आपके प्रोविजन में ही लिखा हुआ है, सेक्शन 23 सब सेक्शन 5, ठीक, इसके अंदर प्रोविजन के अंदर ही लिखा हुआ है क्या, ये देखिए यहां पे, और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। सर कहां तक, 2 सालों तक। अगर तुम इसको रेंट पर नहीं लगाओगे तो हम इसकी एनुअल वैल्यू क्या लेंगे, निल, पूरे साल की ले सकते हैं निल, और पार्ट ऑफ द ईयर की ले सकते हैं निल, अगर तुम इसको रेंट पर नहीं लगाओगे। तो आंसर इसी में छुपा हुआ है, और कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना, आंसर इसी के अंदर छुपा हुआ है। क्या, पार्ट ऑफ द ईयर। अप्रैल और मई के लिए तो मैंने रेंट पर नहीं लगाया था, सर मैं उसकी एनुअल वैल्यू निल लूंगा, एनुअल वैल्यू 2 महीने के लिए अप्रैल और मई, पार्ट ऑफ द ईयर। सेक्शन 23(5) की लैंग्वेज कहती है कि अगर तुम इस प्रॉपर्टी को रेंट पर नहीं लगाओगे, स्टॉक इन ट्रेड वाली प्रॉपर्टी को, फुल ईयर या पार्ट ऑफ द ईयर के लिए इसकी एनुअल वैल्यू निल लेंगे। तो अब 2 महीने तो निल लेंगे एज पर सेक्शन 23(5). अब बचा कितना, 10 महीने। सर 10 महीने की एएलवी निकालनी है, 10 महीने का रेंट निकालना है, दोनों को कंपेयर करके हायर से जीएवी निकालना है, फिर 24A का डिडक्शन और म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन, जो भी आप लेना चाहते हो, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट फॉलो करते हुए इसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करना है। इंपॉर्टेंट, 12 महीने की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 10 महीने की कैलकुलेशन करेंगे इस पर्टिकुलर केस में। सर अगर रेंट पर नहीं देते तो नेक्स्ट ईयर भी पूरा एनुअल वैल्यू निल होता, रेंट पर दे रहे हो कब से, 1 जून से, तो 10 महीने का रेंट, 10 महीने का एमवी एफआर एसआर, 10 महीने का एमवी, 10 महीने का एफआर, 10 महीने का एसआर के बेसिस पर एलवी निकाल के जीवी निकाल लेना। फिर आप म्युनिसिपल टैक्स भी माइनस करोगे, हाँ 10 महीने का म्युनिसिपल टैक्स जो भी आपने पे किया होगा माइनस करेंगे, 24A का फिक्स 30% का डिडक्शन लेंगे। कोई लोन होगा, जनरली लोन होगा नहीं, लोन होगा तो उसके इंटरेस्ट को भी माइनस करेंगे। देखो एचपी हेड का फॉर्मेट फॉलो करना है, एचपी इनकम, एचपी हेड का फॉर्मेट फॉलो करना है, चाहे आपका रेसिडेंशियल हाउस हो या कॉमर्शियल हाउस हो। प्लीज इंस्टीट्यूट इस एरिया में यहां पर चेक करता है, ध्यान रखना। जो बच्चे YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं YouTube पे भी डालूंगा, जो बच्चे YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे अगर फॉलो करते हो YouTube पे तो टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करो, और मेरे नोट्स को जरूर फॉलो करो अपने एग्जाम्स के हिसाब से। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर आपको एग्जाम्स और अटेम्प्ट के हिसाब से टेलीग्राम ग्रुप्स मिलेंगे, उसको ज्वाइन करो। वहां पर किताबें भी होंगी, सीए इंटर की, सीएमए इंटर की, अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है।
आप मुझे YouTube पे अगर फॉलो करते हो तो मेरी बुक को फॉलो करो, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, तभी फायदा होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंस्टीट्यूट इस लेवल पे जाके चेक करती है। और मैंने क्या बोला, पिछले 5-6 सालों से इस एरिया में चेंजेस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा जो पिछले 1 घंटे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इस पर जरूर ध्यान रखना, और हो सके तो वीडियो दोबारा देखो, हो सके तो वीडियो दोबारा देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार और वीडियो देखना है, देख लेना पिछले 1 घंटे की वीडियो, तो सारे चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अगेन क्लास नोट्स को रिवीजन कर लो, 1-2 महीने के बाद लगे तो वीडियो दोबारा देख लेना, बट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर वे में एग्जांपल्स के साथ आपको बता दिया है। सर हम पीजीवीपी में क्यों नहीं जा रहे, ये भी बता दिया कि हम बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट में नहीं है, इसीलिए हम पीजीवीपी में नहीं जा रहे। बार बार कहां फोकस कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। सर हम पीजीवीपी में नहीं जाएंगे, पीजीवीपी में नहीं जाएंगे। पीजीवीपी में कब जाते हैं, व्हेन यू आर इनटू अ बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यू आर नॉट इनटू अ बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट। तुम बना बना के बेच रहे हो, अब उसमें तुमने नहीं बिक रहा है तो रेंट पर लगा दिया, तो रेंट पर जितने महीने के लिए लगाओगे उतने महीने का ही रेंट टैक्सेबल करेंगे, 12 महीने का नहीं करेंगे। क्यों? बाकी के पार्ट ऑफ द ईयर पे एनुअल वैल्यू नील होगी, ऐसा सेक्शन 23(5) कहता है। चलो यही बताना था, अब नया डिस्कस करेंगे, तो इसको अच्छे से लिख लो, इंपॉर्टेंट। ये भी शेयर विथ फ्रेंड्स वाला कॉन्सेप्ट, शेयर विथ फ्रेंड्स वाला कॉन्सेप्ट। प्लीज, हम लोग पेज नंबर 5.3 पे ही थे, जो पहला कॉन्सेप्ट आपका था स्टॉक इन ट्रेड वाला, स्टॉक इन ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट, सेक्शन 23(5). उसी में अभी जो एग्जांपल बात किए थे, इसमें हम लोग रेंट नहीं कम कर रहे थे, ठीक, तो ये डिस्कस कर लिए। अब अगर रेंट आ रहा है तो क्या होगा सर, तो देखो रेंट कब आ रहा है और अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट आपको कैलकुलेशन करनी, ये ध्यान। और फिर से सर यहां पर जो पहले बताया था कि अगर हम पीजीवीपी में लेके जाते हैं तो फिर MVFR/SR यहां लिख लो, MVFR/SR ALV, ये सब नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं, एक्चुअल रेंट, चाहे वो कम हो या अधिक हो, पीजीवीपी में जाते हैं। पीजीवीपी में कब जाएंगे, जब बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हो और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो तब। डन। थोड़ी सी करेक्शन जाके यहाँ पर, करेक्शन क्या, थोड़ा सा और एड ऑन कर लिया ताकि रिवीजन करते समय कंफ्यूजन ना हो। डन। अब यहां पर हम बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट कर ही नहीं रहे हैं, तो हम पीजीवीपी के बारे में नहीं सोचेंगे। पीजीवीपी के बारे में कब सोचेंगे, जो फ्लैट बिक रहा है उससे जो प्रॉफिट हो रही उसको हम पीजीवीपी में जाके टैक्स करेंगे। बट जो फ्लैट स्टॉक में है, चाहे वो कॉमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, वो एचपी हेड में ही रहेगा, वो एचपी हेड में ही रहेगा, पीजीवीपी में नहीं लेके जाएंगे। ये बात यहां पर मैंने चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के ऑलरेडी तुमको कह दी, रेसिडेंशियल हो या कॉमर्शियल। डन। नेक्स्ट, डन। एनुअल वैल्यू नील, हाउस प्रॉपर्टी हेड लिख लो। डन। एनुअल वैल्यू नील, हाउस प्रॉपर्टी हेड, एनुअल वैल्यू नील, हाउस प्रॉपर्टी हेड। जो बिक रहा है उसका प्रॉफिट पीजीवीपी में जाए, और जो स्टॉक में है उसकी एनुअल वैल्यू नील, हाउस प्रॉपर्टी हेड। डन। और इसमें जो आपका अब टैक्सेबल होगा वो किसमें होगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में होगा, पीजीवीपी में नहीं होगा। प्लीज ये ध्यान रखना, इवन इफ प्रॉपर्टी इज कॉमर्शियल, लिख दिया मैंने, इवन इफ प्रॉपर्टी इज कॉमर्शियल। लॉजिक, सर बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट में नहीं हुआ तो फिर हम क्यों जाए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखने और वो रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल देखने। डन। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छे से लिखना। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, और प्लीज आप यहां पर 30% का डिडक्शन लेंगे, चाहे प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हो या कॉमर्शियल। क्यों? क्योंकि हम इसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेके जा। अगर यही बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट होता तो हम फिर 30% का बेनिफिट नहीं ले पाते। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट।
डन। नए कॉन्सेप्ट की ओर चले, सेम पेज, सेम पेज, नए कॉन्सेप्ट की तरफ चले। एक बार इसको पढ़िए वीडियो रोक के, ये वाला पोर्शन पढ़िए, ये वाला पोर्शन पढ़िए वीडियो रोक के।